ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, इस चैप्टर में कई मिसकंसेप्शन होते हैं, तो स्पेशली मेरी ये कोशिश रहेगी कि मिसकंसेप्शन तुम्हारे क्लियर हो। तो कुछ कुछ जरूर रखा होता है वर्क पावर एनर्जी में, लेकिन मैं दिखा दूंगा कि काफी सारे फंडे गोल होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, जेन्युइनली देखना तुम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो काफी चीजें हो सकता है तुम फेमिलियर हो, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से ही, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके चीजें हम लोग और डीप में जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि वर्क की डेफिनेशन ही क्या है। तो वर्क की डेफिनेशन क्या है? कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल मान लो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डीएस, छोटा सा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट डीएस हो रहा है पार्टिकल का, और उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ। ओके, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन बाय द फोर्स होता है वो क्या होता है मेरा? सिंपली डी डब्ल्यू इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एफ डॉट डी एस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एफ क्या है? एफ है मेरा फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, और डीएस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये बात ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी नहीं है। किसका है? जिस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है उसी का डिस्प्लेसमेंट देखना है, और किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना। बच्चे अपने आप इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी रिप्लेस कर लेते हैं, दैट्स नॉट करेक्ट। अगर जिस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है वो पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो कोई वर्क डन नहीं होगा। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, जिस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है वो पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स क्या है? टेक्स्ट बुक यूज करती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, मैं जानबूझ के इस टर्म को अवॉइड करता हूँ कि इससे बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब क्या? अभी एक चीज समझना, ये माउस है, ठीक है, इस माउस को मैं सहला रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, ठीक है, एज इफ इट्स अ रैट और समथिंग, मतलब रियल माउस समझ लो। ठीक है, मैं इसके माउस की पीठ को मैं सहला रहा हूँ, ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स मूव कर रहा है मेरा? क्या बोलोगे? क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव कर रहा है? ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो मूव कर रहा है। तो अब क्या फोर्स लग रहा है? फोर्स भी लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स भी मूव कर रहा है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वर्क डन ऑन द माउस? ये मैं सहला रहा हूँ, इस प्रोसेस में वर्क डन ऑन द माउस क्या है? जीरो। तो ठीक है, तो F is not the I mean ds is not the displacement of point of application of force. Actually point of application of force जो है एक ambiguous चीज है। हमें क्या देखना है? हमें पार्टिकल का मूवमेंट देखना है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अब पॉइंट तो मतलब क्या? दो पॉइंट है, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, वहां पे दो पॉइंट है, एक माउस का पॉइंट है और एक मेरे हाथ का पॉइंट है। समझ में आई बात की? तो दैट रिमेन्स एम्बिगुअस। तो बच्चे सोचते हैं अरे सर फोर्स तो लग रहा है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स में मूव करे तो फिर वर्क डन जीरो कैसे है? समझ में आया? पार्टिकल ऑन विच द फोर्स इज एक्टिंग इज नॉट मूविंग। माउस का पार्टिकल, इसकी पीठ के ऊपर कुछ पार्टिकल है, ठीक है, उस पार्टिकल के ऊपर जिस पे फोर्स लग रहा है वो पार्टिकल तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए वर्क डन ऑन द माउस विल बी जीरो। तो ध्यान से मतलब रखना है इसको दिमाग में। अब जो पॉइंट वर्ड है, पॉइंट वर्ड को इरेज कर दो और पार्टिकल वर्ड को बिठा लो उसकी जगह। ठीक है, तो डीएस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग। ओके, क्लियर है? आई होप इट इज मेकिंग सेंस। हमेशा पार्टिकल के टर्म्स में सोचना, ठीक है। ds is the displacement of the particle on which force is acting and not the displacement of the body, ठीक है, and not the displacement of the point of application of force, right? क्योंकि point of application of force तो ambiguous ही रहता है हमेशा। ठीक, अच्छा, इसमें इसे और चीज क्या पता चलती है हमको? अगर फोर्स जो है ds के परपेंडिकुलर हो गया तो फिर वर्क डन जीरो होगा, ऑब्वियसली cos 90 जीरो होता है, राइट? ठीक है, ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? f डॉट ds को हम चाहें तो f टाइम्स ds पैरेलल लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? तो ds cos थीटा क्या है? देखो ds को हम दो टुकड़ों में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक ds का कंपोनेंट अलोंग द फोर्स, एक ds का कंपोनेंट परपेंडिकुलर द फोर्स। तो ds cos थीटा क्या है? फोर्स के पैरेलल जो ds का कंपोनेंट है, राइट? तो हम क्या करेंगे? अक्सर हम इसी फॉर्म में हम इसको यूज करेंगे। विल जस्ट डू f डॉट ds के अंदर ds इज द ds की ds cos थीटा लिख लेंगे, ds पैरेलल हम कंपोनेंट ले लेंगे फोर्स का, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द फोर्स, या फिर हम चाहें तो फोर्स के भी कंपोनेंट ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम्स पैरेलल फोर्स भी बोल सकते हैं। इज इट नॉट? कैसे? अगर मान लो फोर्स को मैं रिजॉल्व करूं तो फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ पे f cos थीटा हो जाएगा और एक यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर f sin थीटा हो जाएगा, तो मैं f पैरेलल टाइम्स डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूँ, राइट? तो वर्क डन क्या होता है? या तो f ds cos थीटा बोलो, या f टाइम्स ds पैरेलल बोलो, या ds टाइम्स f पैरेलल बोलो। तीनों डेफिनेशन में जो कन्वीनियंट होगी ज्योमेट्री के हिसाब से वो लगा देंगे। ओके, ठीक है, अच्छा, समझ में आया ना? तो f पैरेलल टाइम्स ds भी लिख सकते हैं, f टाइम्स ds पैरेलल भी लिख सकते हैं। और फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट्स के लिए वर्क जो है हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एलिमेंटल वर्क को। तो छोटे छोटे dw मान लो पार्टिकल चल रहा है और बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है उसका, क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में तोड़ सकते हैं उसको, और हर एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क लिख के हम उसको ऐड कर सकते हैं। आई बात समझ में? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट अगर फोर्स है मेरा, यानी फोर्स वेक्टर कांस्टेंट है, तो फिर तुमको पता है एफ डॉट डीएस में से ये जो एफ है इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हो, राइट। एफ डॉट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो, और एफ डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो इसलिए डॉट डॉट को भी हम बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन की। तो एफ डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का सम, राइट। तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस हो जाएगा, विच इज एफ टाइम्स एस पैरेलल, या फिर एफ पैरेलल टाइम्स एस। इस नोटेशन का मतलब समझ रहे हो ना, एफ पैरेलल मतलब या तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट पैरेलल टू फोर्स ले लें उससे मल्टीप्लाई कर दें, या फिर फोर्स का कंपोनेंट पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट ले लें उससे मल्टीप्लाई कर दें। इसमें ध्यान रखना, अगर कंपोनेंट पैरेलल की जगह एंटी पैरेलल बन रहा है तो फिर नेगेटिव साइन लगेगा, क्योंकि कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल फिर आ रहा होगा इसका मतलब, समझ गए। पैरेलल एंटी पैरेलल तो नेगेटिव साइन साथ में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके, तो क्या लिखा, ये क्यों है ऐसा, तो सिंपल सा ही है, प्रूफ तो एक लाइन का ही है। दिस कैन बी शोन एज फॉलोज, डी डब्ल्यू इज एफ डॉट डी एस, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, राइट। तो एफ इज अ कांस्टेंट, वी कैन टेक आउट एफ, तो क्या हो गया, ये आ गया एफ डॉट इंटीग्रल डी एस, वही बात जो मैंने अभी बोली, तो वो क्या हो गया एफ टाइम्स एफ डॉट एस हो गया, फिर विच इज एफ टाइम्स एफ पैरेलल, या फिर एफ पैरेलल टाइम्स एस। कांस्टेंट फोर्स का ये वर्क होता है, ठीक है। ये 9th 10th में भी तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, इनफैक्ट 9th 10th में तो डॉट प्रोडक्ट भी नहीं करवाते शायद, डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोल देते, ठीक, वो तो ऑब्वियसली गलत है, ठीक है, एंगल अगर है तो ऑब्वियसली गलत, ठीक है। फिर क्या लिखा, इफ द एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज ऑब्ट्यूज, वर्क डन इज नेगेटिव, समझ में आ रहा होगा, कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, एक्यूट एंगल तो पॉजिटिव वर्क होगा, और अगर 90 डिग्री एंगल है एफ और एस में तो कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, क्या वर्क फ्रेम पे डिपेंड करता है, इज वर्क डिपेंडेंट ऑन फ्रेम या फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है वर्क डन। एक चीज देखो, डिस्प्लेसमेंट मेरा फ्रेम डिपेंडेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट होता है। जैसे तुम ट्रेन में बैठे हो तो सूटकेस तो तुम्हारे फ्रेम से, तुम्हारे सूटकेस का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, वो सामने रखा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, जबकि जमीन पे कोई खड़ा है तो उसके लिए तो ट्रेन यहाँ से वहां चलेगी, कहीं 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 चलेगी, तो डिस्प्लेसमेंट इज फ्रेम डिपेंडेंट, राइट। इसलिए वर्क डन जो होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है, ठीक है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम, ओके। आप तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर पहले हालांकि एग्जांपल दे ही दिया, आई होप यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक। क्या लिखा, सपोज यू आर पेटिंग अ डॉग स्ट्रोकिंग फ्रॉम हेड टुवर्ड्स टेल, ठीक है। अब एक डॉगी को ऐसे ऐसे करके हम प्यार कर रहे हैं, ठीक है, सिर से पूंछ की तरफ ऐसे हाथ ले जा रहे हैं बार बार, समझ गए, कैसे ले जा रहे हैं, सिर से पूंछ की तरफ हाथ ले जा रहे हैं हमेशा, ऑलवेज, ठीक है, ओके। व्हाइल डॉग इज स्टैंडिंग परफेक्टली स्टिल, तो इसमें क्या पूछा, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय यू ऑन द डॉग एंड साइन ऑफ वर्क डन बाय द डॉग ऑन यू। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, ग्राउंड फ्रेम से तुम जो डॉग पे वर्क कर रहे हो उसका साइन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, और डॉग जो तुम्हारे ऊपर वर्क कर रहा है उसका साइन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो। सोचो, उसके बाद डिस्कस करते हैं, जल्दी से ए पार्ट ट्राई करो। हाँ, यहाँ पे डॉग को रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करना है, ठीक है, कोई फर वर कुछ नहीं है, वो ऐसे ही मतलब समझो चट्टान का बना हुआ है काइंड ऑफ, ठीक है, ऐसा एज्यूम करके चलना, ठीक है। अभी सोचो, हाँ तो बता दे रहा हूँ इसका आंसर। तो समझो डॉग के पार्टिकल्स तो मूव कर नहीं रहे, ग्राउंड फ्रेम से अगर हम देखेंगे, ग्राउंड फ्रेम से पूछा ना, देखो वर्क डन बाय डॉग ऑन यू फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, तो ग्राउंड फ्रेम से डॉग तो के पार्टिकल्स तो मूव ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो डॉग के ऊपर तो वर्क हो ही नहीं सकता क्योंकि पार्टिकल्स रेस्ट में है हमारे फ्रेम से, तो वर्क डन ऑन द डॉग बाय अस इज जीरो। अब डॉग ने हमारे हाथ के ऊपर कितना वर्क किया, तो हमारे हाथ के पार्टिकल्स जो हैं, सोच के देखो, उसके फर को जब ऐसे सहला रहे हो या जो भी है, ठीक है, रिजिड बॉडी है उसको ऐसे सहला रहे हो, तुम्हारे हाथ पे फ्रिक्शन जो उसके हेड की तरफ लग रहा है, राइट, और तुम्हारे हाथ के पार्टिकल्स का मूवमेंट राइट की तरफ है, यानी टेल की तरफ है। तो इसका मतलब क्या, 180 डिग्री एंगल हो गया ना तुम्हारा, जो हाथ के पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट में और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके बीच में 180 डिग्री एंगल है, और पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ग्राउंड, ठीक। तो इसका मतलब क्या, वर्क डन ऑन द हैंड नेगेटिव हो जाएगा, वर्क डन ऑन द हैंड बाय द डॉग विल बी नेगेटिव, एंड वर्क डन बाय द हैंड ऑन द डॉग विल बी जीरो। तो ए पार्ट क्लियर है सभी को, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, आया समझ में। डेफिनेशन के ऊपर खेल रहे हैं अभी हम सिर्फ, ध्यान रखना, जब हाथ के ऊपर फोर्स निकाल, हाथ के ऊपर वर्क डन निकाल रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट हाथ के पार्टिकल्स का देखा जाएगा। हाथ के पार्टिकल्स थोड़ी ना स्टिल है, ग्राउंड फ्रेम से देखो हाथ के पार्टिकल्स तो मूव कर ही रहे, तो वर्क डन ऑन द हैंड इज नॉट जीरो, ऑन द हैंड इट इज नेगेटिव, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं फ्रेम चेंज कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट पढ़ रहा हूँ, इसको भी ध्यान से सोचना क्या है सेकेंड पार्ट में। फ्रॉम योर हैंड फ्रेम व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय यू ऑन द डॉग एंड साइन ऑफ द वर्क डन बाय द डॉग ऑन यू, ठीक है। डॉग को रिजिड बॉडी की तरह वापस ट्रीट करना है। तो अभी हाथ के फ्रेम से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हाथ के फ्रेम से डॉग के ऊपर हमने कितना वर्क किया और डॉग ने हमारे ऊपर कितना वर्क किया, अभी सोचो। हाँ, तो हाथ के फ्रेम से अगर देखेंगे तो हाथ के पार्टिकल्स तो रेस्ट पे हैं, हाथ के पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं, और डॉग जो है हमारा हाथ के नीचे से आगे निकल जा रहा है, राइट।
ठीक है। तो डॉग के पार्टिकल्स अभी मूविंग है और हाथ के पार्टिकल्स रेस्ट में, तो हाथ के ऊपर तो वर्क डन 0 होगी, पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर रहे, ठीक है। और डॉग के जो पार्टिकल्स है वो आगे की तरफ जा रहे हैं और हाथ से जो फ्रिक्शन लग रहा है उन पार्टिकल्स पे वो टेल की तरफ लग रहा है, राइट। तो इसलिए डॉग के ऊपर वर्क डन अभी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्ट्यूज एंगल होता तो भी काफी था, बट यहाँ तो 180 डिग्री एंगल ही है, ठीक है। तो इसलिए वर्क डन ऑन द डॉग विल बी नेगेटिव एंड ऑन द हैंड विल बी 0, ठीक है। तो इससे बात एकदम एक चीज तो एकदम क्लियर हो जा रही है कि वर्क जो है फ्रेम डिपेंडेंट है, राइट। हम चाहें तो एक तीसरा फ्रेम ले सकते हैं। तीसरा फ्रेम क्या है, वो हाथ भी और डॉग भी और एक तीसरा कैटरपिलर चल रहा है, ठीक है। उसके फ्रेम से भी बात कर सकते हैं। इस कैटरपिलर के फ्रेम से ये दोनों क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि वर्क डन बाय हैंड ऑन द डॉग एंड वर्क डन बाय द डॉग ऑन द हैंड। समझिए, कैटरपिलर जो धीरे धीरे चल रहा होगा, मान लो हाथ के चलने की स्पीड जो कैटरपिलर की स्पीड से ज्यादा है, कैटरपिलर एक टेल की तरफ जा रहा है, तो वापस इस क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। आराम से सोच लीजिए, बात समझ आएगी नहीं। केसेस अलग अलग बना सकते हैं। कैटरपिलर जो है, हाथ जो है कैटरपिलर से स्लोली चल रहा है, कैटरपिलर हाथ से स्लोली चल रहा है, एक्सेट्रा, वो सब चीजें सोची जा सकती है, ठीक है। बट समझ में आया ना, मोटी मोटी बात क्या है, वर्क डन जो है हमेशा फ्रेम्स के रेफरेंस में बात होती है, बिना फ्रेम के वर्क डन का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। हमेशा फ्रेम डिफाइंड होना चाहिए माइंड में, एकदम क्लियर होती है, ठीक है। जल्दी से पढ़ देता हूँ क्या लिखा। ऑलवेज रिमेंबर टू लुक एट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग टू फिगर आउट द साइन ऑफ द वर्क डन। पार्टिकल को हमेशा देखना है। ए में क्या था, ग्राउंड फ्रेम से पार्टिकल्स फॉर्मिंग द डॉग सरफेस आर नॉट मूविंग एट ऑल, सो वर्क डन ऑन द डॉग इज 0, व्हाइल पार्टिकल ऑफ द हैंड आर मूविंग, दिस फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन ऑफ द हैंड, दिस वर्क डन बाय डॉग ऑन योर हैंड इज नेगेटिव। जो फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला था, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए, फ्रॉम हैंड्स फ्रेम द डॉग्स पार्टिकल्स आर मूविंग फॉरवर्ड बट फ्रिक्शन ऑन देम इज एक्टिंग बैकवर्ड्स, thus the work done on the dog is negative while particles of the hand are at rest in this stream, therefore work done on the hand from work done on hand is 0 from the hands frame, ठीक है। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सोच के बोलूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक आदमी है दौड़ लगा रहा है, ठीक है। ये कोई आदमी है जो दौड़ लगा रहा है, ठीक है। और जिस सरफेस पे दौड़ लगा रहा है वहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, ठीक है। और ये ए एक्सेलरेशन से भाग रहा है, ठीक है। भाग रहा है जैसे इंसान दौड़ता है उस तरह से भाग रहा है, ठीक है। और जेंटलमैन की तरह भाग रहा है, ठीक है। पैर घिस घिस के नहीं भाग रहा है, ठीक है, समझ गए। नॉर्मली वो जैसे नहीं होता रिसेस में स्केट मारने लगते बच्चे, वो नहीं कर रहे, ठीक है, समझ गए। जेंटलमैन की तरह ये दौड़ लगा रहा है बिना पैर घिसे, और इसकी इनिशियल स्पीड 0 है और ए एक्सेलरेशन से भाग रहा है, और ये टोटल एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है। यानी किस टाइम पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एस डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर चुका है। अब मेरे को क्या पूछा हुआ है, इस सारे डेटा के साथ में मैन का मास m लेना है। तो क्या लिखा है, अ मैन ऑफ मास m स्टार्ट्स रनिंग विदाउट स्लिपिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, बाय द टाइम ही कवर्स अ डिस्टेंस s, हाउ मच वर्क इज डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द मैन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आई सभी को, ठीक है। बहुत ध्यान से सोचना, गलत आंसर नहीं देना। जो भी आंसर है सोचो एक बार में बस लॉक करना है, ठीक है। सोच समझ के आंसर देना, करो ट्राई। अच्छा, कितने लोगों को पॉजिटिव लग रहा है, तुम्हारा एमएस है तो मतलब कुछ लोगों को पॉजिटिव लग, तुमको पॉजिटिव लग रहा है फ्रिक्शन का वर्क, जस्ट रेज योर हैंड, कितने लोगों को पॉजिटिव वर्क लग रहा है। ओके ओके, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों को पॉजिटिव वर्क लग रहा है। कितने लोगों को नेगेटिव वर्क लग रहा है, रेज योर हैंड। ओके, 2 लोगों को नेगेटिव वर्क लग रहा है। ओके, कितने लोगों को 0 वर्क लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों को 0 वर्क लग रहा है, ठीक है। चलो मैं अभी डिस्कस करता हूँ इस, ठीक है। यही वो क्वेश्चन है जिसमें मैं बताता हूँ ना कि फंडे गोल होते हैं फ्रिक्शन को लेकर, नॉट फ्रिक्शन बेसिकली वर्क डन को लेके ही फंडे गोल होते हैं। तो ये वो, दिस इज वन ऑफ दोस क्वेश्चन। अभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैंने क्या बोला था, वर्क डन निकालने के लिए हमेशा किस पे फोकस करना होता है, पार्टिकल ऑन विच द फोर्स इज एक्टिंग, राइट। अब चलने की प्रोसेस इमेजिन करो, मैंने जान के बोला था ये जेंटलमैन की तरह चल रहा है, पैर घिस घिस के नहीं चल रहा है, ठीक है। तो पैर घिस के नहीं चल रहा है तो सोचो फ्रिक्शन लग कहाँ रहा है, हमने एक पैर को जमीन पे जमाया हुआ है, एक पैर को जमीन पे जमाया हुआ है, और जिस पैर को जमीन पे जमाया हुआ है उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है। जब तक फ्रिक्शन लग रहा है, जब तक वो पैर जमीन पे जमा हुआ है, और हम चला कौन से पैर को रहे हैं, दूसरे पैर को चला रहे हैं जिसपे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो जो चीज डिस्प्लेस हो रही है उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, जिसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है वो चीज डिस्प्लेस नहीं हो रही है। आई बात समझ में कि नहीं। जो चीज डिस्प्लेस हो रही है उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, और जिस पे फ्रिक्शन लग रहा है वो चीज डिस्प्लेस नहीं हो रही है, और जैसे ही वो डिस्प्लेस हुई फ्रिक्शन लगना बंद हो गया उसके ऊपर, इज इट। तो इसका मतलब क्या है, वर्क डन ऑन फ्रिक्शन जो है वो मेरा 0 होना चाहिए। व्हाई, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑन विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इज 0। आई बात समझ में कि नहीं। तो इतना तो समझ में आया कि फ्रिक्शन का वर्क 0 बाय डेफिनेशन, इतना तो कन्विंस हो ना। बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द मैन इज 0।
क्यों? जब तक उसके ऊपर फोर्स लग रहा है तब तक कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शन का वर्क जीरो हो गया। अब बात करते हैं कि ग्रेविटी का कितना वर्क होगा। तो ग्रेविटी तुम्हारा ग्रेविटी तो इनफैक्ट सेंटर ऑफ मास पे लगाई जाती है और वर्टिकली डाउनवर्ड होगी ग्रेविटी, राइट। तो फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड और आदमी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टली, तो ग्रेविटी का वर्क तो जीरो हो गया, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क क्या होगा? वापस देखो, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क भी यहाँ पे कितना है। नॉर्मल रिएक्शन किस पैर पे लग रहा है? जो पैर जमा हुआ है, ठीक है, जो पैर जमा हुआ है उस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और जो पैर उठ रहा है उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग नहीं रहा है। तो वापस नॉर्मल रिएक्शन का भी वर्क उसी लॉजिक से दिख रहा है कि नहीं, जीरो। अब बच्चे यहाँ पे बहुत बुरी तरह कंफ्यूज होते हैं। बच्चों का सवाल ये होता है कि सर फ्रिक्शन ने वर्क किया नहीं, नॉर्मल रिएक्शन ने वर्क किया नहीं, ग्रेविटी ने वर्क किया नहीं, तो आदमी में काइनेटिक एनर्जी कैसे आ गई, है ना। तो फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि क्या एक्सटर्नल फोर्सेस के अलावा भी कोई फोर्स वर्क कर सकता है? आंसर है बिल्कुल कर सकता है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल फोर्सेस के वर्क से भी काइनेटिक एनर्जी आ सकती है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई, जैसे मैं अभी मैंने हाथ को ऐसे विग्रसली हिलाना शुरू कर दिया, तो अभी मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी ना वर्क कर रहा है। इट इज द इंटरनल फोर्सेस जिसकी वजह से मेरे हाथों में काइनेटिक एनर्जी आ गई है। तो इंटरनल फोर्सेस कैन डू वर्क, नॉट कैन डू वर्क इन जनरल, मतलब देयर इज नो रीजन टू बिलीव कि इंटरनल फोर्सेस वर्क नहीं करेंगे। समझ में आई बात की नहीं? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने स्प्रिंग, दो ब्लॉक्स में के बीच में एक स्प्रिंग दबा के मैंने रख दिया, ठीक है, और मैंने इसको छोड़ दिया, तो ब्लॉक्स में काइनेटिक एनर्जी आ गई, किसके एक्सपेंस पे आई? ब्लॉक्स प्लस स्प्रिंग मेरा सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी जो आई वो इंटरनल फोर्सेस के वर्क से ही तो आई ना। तो हालांकि वर्कनेलिटी थ्योरम मैंने अभी फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट आई एम अज्यूमिंग कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होगा वर्कनेलिटी थ्योरम का। तो समझ में आई बात की नहीं? तो वर्क तो इंटरनल फोर्स के वर्क से भी काइनेटिक एनर्जी आ ही सकती है, बल्कि आती ही है। जब हम लोग हाथ वगैरह हिला रहे एक जगह बैठे बैठे, तो हमारे इंटरनल फोर्सेस के वर्क से ही काइनेटिक एनर्जी आ रही है। या फॉर दैट मैटर मान लो कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक है, तो गैसेस प्लस बॉम्ब का जो सरफेस है उसको अगर तुम सिस्टम मान लो, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आई है बॉम्ब के शार्ड्स में, वो किससे आई है? वो इंटरनल फोर्सेस से ही तो आई है काइनेटिक एनर्जी। सो इंटरनल फोर्सेस कैन ब्रिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं? यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी बात है, इंटरनल फोर्सेस से एक्सेलरेशन नहीं आ सकता सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास हालांकि भी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन बाद में तुम लोगों को समझाऊंगा। सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन नहीं आ सकता इंटरनल फोर्स में, इंटरनल फोर्सेस से, उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी आ सकती है। तो इट टर्न्स आउट जब आदमी की जो वॉकिंग प्रोसेस है इसमें एक्सेलरेशन जो है वो फ्रिक्शन की वजह से है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इंटरनल फोर्स के वर्क की वजह से, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो है फ्रिक्शन की वजह से है। ये बात हो सकता है अभी तुम लोगों को कॉन्ड्रम सी लगे, सेंटर ऑफ मास का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये और क्रिस्टल क्लियर होगा। बट अभी तक के लिए इतना काफी है। अगर ये समझ में आ गया कि फ्रिक्शन का वर्क यहाँ पे क्यों जीरो है, इतना समझ में आ गया तो दैट इज सफिशिएंट, ऑब्जेक्टिव अचीव। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? बाकी सेंटर ऑफ मास वाली बात भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। सेंटर ऑफ मास से पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी एक सवाल है कि अगर मान लो जेंटलमैन की तरह नहीं चल रहा तो उसके पैर स्लिप मार रहे होते थोड़ा थोड़ा, तो स्लिप मार रहे होते तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि पैर के पीछे की तरफ स्लिप मार रहा है उसका, ठीक है, एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा है तो जमीन को पीछे की तरफ धक्का दे रहा होगा वो, तो पैर पीछे की डायरेक्शन स्लिप कर रहा होगा। तो अब वापस तुम्हें फ्रिक्शन का अगर वर्क का साइन पता करना है तो फोकस किसके ऊपर करना है? पार्टिकल जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो आप सोचो जब पैर तुम्हारा पीछे की डायरेक्शन स्लिप कर रहा है तो शूज के पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट तो पीछे की तरफ है और फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, तो एंगल 180 डिग्री है इनके बीच में। तो अगर स्लिप करते हुए दौड़ रहे हो तो फ्रिक्शन के वर्क का साइन नेगेटिव हो जाता है। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है। और इनफैक्ट फॉर दैट मैटर अगर ये ब्रेक भी लगा रहा होता, मतलब जैसे मान लो जैसे नहीं करते रिसर्च में बच्चे दौड़ लगाते हैं उसके बाद फिर रुक के एक स्लाइड मारते थे, मैंने देखा कई स्कूल्स में से, ठीक है, उस केस में भी फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव ही होगा। सोचो, क्योंकि उसमें उसमें क्या होगा, शूज फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप मार रहे हैं और फ्रिक्शन बैकवर्ड है, तो वापस cos 180 नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो स्लिप अगर स्लिप कर रहा है, चाहे फॉरवर्ड स्लिपिंग कर रहा है चाहे बैकवर्ड स्लिपिंग कर रहा है, कैसी भी स्लिपिंग कर रहा है, अगर स्लिप करते हुए चल रहा हो तब तो फ्रिक्शन का यहाँ पे वर्क नेगेटिव होगा। ठीक है, एज्यूम कर रहा हूँ कि जमीन अपने आप में चल नहीं रही है। हाँ, अगर कोई एस्केलेटर वगैरह पे वो स्लिप मार रहा है तो फिर उस तरह के मतलब क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। आगे एक आध मिलेगा भी तुमको शीट में इस तरह क्वेश्चन जहाँ एस्केलेटर के ऊपर दौड़ लगा रहा है बंदा। बात समझ आए ना? यहाँ पे स्टेशनरी ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड फ्रेम से ही वर्क की हम बात करें, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ, देखो इसका सोल्यूशन जो है क्या लिखा मैंने। Since the man runs without slipping, there is no displacement of the particle of his shoes while friction is acting on them. फ्रिक्शन लग रहा है तो शूज के पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। वन फुट इज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड एंड द अदर फुट इज मूविंग व्हाइल द पार्टिकल्स ऑफ द फुट व्हिच इज मूविंग आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जो पैर चल रहा है उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है। दस नेट वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्सेस
0। आई होप इट इज सेटल्ड। ठीक है, तो चलो तुम लोगों को वर्क की अंडरस्टैंडिंग अगर आ गई तो इसी अंडरस्टैंडिंग पे एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है बहुत ध्यान से सुनना। A monkey hangs in equilibrium being counterbalanced by a mirror of equal means। तो ये बंदर है और बंदर के सामने एक शीशा लगा रखा है, ठीक है, और बंदर का भी मास m है और शीशे का भी मास m है, ठीक है, और बंदर को अपनी शक्ल पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो शीशे से दूर भागना चाह रहा है, ठीक है, फॉर वट एवर रीजन। ठीक है, मतलब रीजन यही है उसको मजा नहीं आ रहा है शक्ल देख के अपनी। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखा, काउंटर बैलेंस है, इसका मास और मिरर का मास बराबर है। इफ नाउ मंकी क्लाइम्स अप अ डिस्टेंस h रिलेटिव टू द रोप फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। अब क्या है, ये रोप के रिलेटिव जो है ये रिलेटिव टू द रोप ये h डिस्टेंस ऊपर चला गया, समझ गए। फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम वर्ड रिडंडेंट है, ये चढ़ रहा है तो रोप के रिलेटिव h हाइट चला है, ठीक है, ये ग्राउंड फ्रेम नहीं होना चाहिए, बोल दिया रोप के रिलेटिव तो ग्राउंड फ्रेम का कुछ मतलब नहीं रहेगा, समझ गए। रोप के रिलेटिव ये h डिस्टेंस ऊपर चला गया। तो पार्ट ए क्या है, इज द वर्क डन बाय द रोप ऑन द मंकी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सबसे पहले तो यही डिसाइड करना है। जब बंदर चढ़ रहा है रस्सी के ऊपर, चढ़ने की प्रोसेस सबको मालूम है कैसे चढ़ता है बंदर, ठीक है, तो बंदर जब ऊपर चढ़ रहा है, इमेजिन करो पैर वैर नहीं, बस हाथ से ही पकड़ के चढ़ रहा है, ठीक है, पैर वैर नहीं लगा रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल सी तरह से इंसान समझो जैसे चढ़ रहे, तो ये ऐसे पकड़ पकड़ के रस्सी को ऐसे ऐसे चढ़ रहा है, ठीक है, समझ गए। तो आप इस प्रोसेस में किस चीज पे कमेंट करना है कि वर्क डन बाय द रोप ऑन द मंकी, बाय द रोप ऑन द मंकी, ये वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। पहले तो सिर्फ इसी क्वेश्चन को सोचो, टेक योर टाइम, मैं पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, और जो भी आंसर है अपने नोटबुक में लिख के लॉक कर दो, ठीक है, उसके बाद ही डिस्कस करूंगा, सबने आंसर लिख लिया उसके बाद, ठीक है, करो। ओके, कितने लोग बोलते हैं कि वर्क डन बाय, क्या पूछा था मैंने, वर्क डन बाय द रोप ऑन द मंकी, कितने लोगों को लगता है कि ये जीरो है, रेज योर हैंड, कितने लोगों को जीरो लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों को लग रहा है जीरो है। ओके, 10 people think that work done by the rope on the monkey is zero। Okay, so how many of you think that work done by the rope on the monkey is the positive? Raise your hand अगर पॉजिटिव लग रहा है तो। एक को भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है, अच्छा। How many of you think that work done by the rope on the monkey is negative? Okay, 1 2 3 4 people, 4 people think that work done by the rope on the monkey is negative। चलो ठीक है, तो it is 10 versus 4। Okay, तो अब मैं बताता हूं कि सही आंसर क्या है। ध्यान से सोचना, यहाँ पे मैकेनिकली लोगों ने बोल दिया जीरो होगा, फिर थोड़ा दिमाग लगाओ इसके अंदर हो क्या रहा है, ध्यान से सोचो। जब मंकी चढ़ रहा है, एक चीज बहुत ध्यान से देखना, मंकी के ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन टी ऊपर लग रहा है, नीचे एमजी लग रहा है। ब्लॉक के ऊपर भी टेंशन टी ऊपर लग रहा है और एमजी नीचे लग रहा है, राइट। समझ में आई बात की नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है और इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो तो आइडेंटिकल है, यानी मंकी का जो भी एक्सेलरेशन होगा वही ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन होगा। तो इसका मतलब क्या, मंकी जितना ऊपर जाएगा ब्लॉक भी उतना ऊपर जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि अगली बात इसी पे डिपेंडेंट है। इतना समझ में आ रहा है कि ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है और मंकी भी ऊपर जा रहा है। अब मंकी ने रोप को पकड़ा हुआ है, ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा है तो रस्सी इस तरफ नीचे जा रही होगी। मंकी कैसे चढ़ता है, रस्सी के ऊपर अपना हाथ जमाता है और उसके बाद उस रस्सी को नीचे की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से उसका बॉडी ऊपर राइज करता है। समझ गए कि नहीं। तो ऊपर क्या चीज राइज कर रही है, उसके बॉडी के पार्टिकल्स। नीचे क्या जा रहा है, रस्सी के साथ साथ उसका हाथ जो है वो रस्सी के साथ साथ नीचे जा रहा है। समझ में आई। इधर पकड़ा, जहां पे उसने पकड़ा हुआ है उन पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट देखना है। ओके, तो जिन पार्टिकल्स से उसने रस्सी को पकड़ा हुआ है वो पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं और रस्सी उनके ऊपर फोर्स ऊपर लगा रही है। बात समझ आई कि नहीं। पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है और रस्सी का फोर्स ऊपर की तरफ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वर्क डन बाय द रोप ऑन द मंकी नेगेटिव होगा, ठीक है। सो मेजॉरिटी इज नॉट राइट। ओके, सो 4 people were right, 10 people were not right in this। समझ में आया लॉजिक की नहीं। वो क्या रहा है, यहाँ पे भी वही सेम फंडा है ना, उसी तरह की बात है, लेकिन ठीक से सोचना है। जहां पे उसने पकड़ा हुआ है वहां पे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है और रस्सी से मंकी के ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, और बाकी का बॉडी ऊपर जा रहा है। फिर दूसरे हाथ से उसने पकड़ लिया, फिर उसके बाद रस्सी तो नीचे ही जा रही है ना, उसका हाथ रस्सी के साथ साथ नीचे जा रहा है। आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू एवरीबॉडी। आई बात समझ में क्लियर है। तो वर्क डन बाय द रोप ऑन द मंकी इज नेगेटिव। ओके, ये सेटल्ड है, तो फिर आगे बात करते हैं। अगर इसमें कुछ डिस्कशन है तो भी बोल सकते। यहाँ पे रोप जो इंटरैक्ट कर रही है मंकी से फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू इंटरैक्ट कर रही है। मंकी ने ग्रिप में लिया हुआ रस्सी को, तो कुछ तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड एक सिलेंड्रिकल पोर्शन जैसे इमेजिन करो, और कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। मंकी के हाथ के ऊपर
ऐसे देखोगे तो उसके इनर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, राइट। और मंकी रस्सी को नीचे की तरफ खींच रहा है, तो रस्सी का मूवमेंट नीचे की तरफ है, साथ साथ उसके हाथ का मूवमेंट नीचे की तरफ है, हाथ के पार्टिकल्स नीचे डिस्प्लेस हो रहे हैं रस्सी के साथ साथ, और रस्सी के पार्टिकल्स हाथ के ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स मंकी के हाथ के ऊपर की तरफ है, जबकि डिस्प्लेसमेंट उस हाथ का नीचे की तरफ है, इसलिए वर्क डन मंकी के हाथ पे नेगेटिव है। मंकी के पार्टिकल्स देखने हमको, समझ गया कि नहीं? मंकी पे वर्क देख रहे हो तो जिस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है उन पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट देखना है। इसीलिए मैंने हाईलाइट करके बोला था डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नहीं है, डिस्प्लेसमेंट किसका है? ऑफ द पार्टिकल्स एंड नॉट ऑफ द बॉडी, इसीलिए हाईलाइट किया था मैंने उस बात को। समझ में आई बात कि नहीं? सेटल्ड है सबके लिए? मंकी के ऊपर वर्क डन नेगेटिव होगा। एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मंकी ऊपर जा रहा है तो मिरर भी ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्सेस आइडेंटिकल लेफ्ट साइड और राइट साइड पे। मिरर अगर ऊपर जा रहा है तो मिरर से अटैच रस्सी ऊपर जा रही है, तो लेफ्ट साइड पे रस्सी नीचे आ रही होगी, और रस्सी हाथ के साथ साथ चल रही है, हाथ स्लिप नहीं कर रहा रस्सी के ऊपर। तो अगर रस्सी नीचे आ रही है तो हाथ भी नीचे जा रहा है, हाथ के पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं और टेंशन ऊपर लग रहा है। टेंशन की जगह फ्रिक्शन बोलो तो बेटर है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। हम बोल देते हैं टेंशन, बट एक्चुअली इनडायरेक्टली वो फ्रिक्शन टेंशन के बराबर ही मासलेस होता है। बात समझ आएगी नहीं? तो फ्रिक्शन ऊपर लगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ रस्सी के पार्टिकल्स का या हाथ के पार्टिकल्स का, इसलिए वर्क डन नेगेटिव है। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये सब कोई मैथमेटिक्स लंबी चौड़ी साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं लगाना, बस बेसिक डेफिनेशन के ऊपर ही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सही है, सही से कर लोगे तो बाकी मैथ्स में तो मेरे को पूरा फेथ है कि तुम कर ही लोगे तुमसे। ठीक है, ये चीज कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं करनी है। आई होप इट इज सेटल्ड फॉर एवरीबॉडी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, वैसे मैं बताऊं, इसका तुम बहुत जल्दी करेक्ट आंसर दे सकते थे बेस्ड ऑन वन फैक्ट दैट यू नो ऑलरेडी। तुमको पता है कि टेंशन का टोटल वर्क जीरो होता है, राइट? तो यानी मिरर के ऊपर जो वर्क डन है प्लस मंकी के ऊपर वर्क डन है वो जीरो होगा, राइट? और मिरर के ऊपर पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो कहीं तो नेगेटिव वर्क होगा ही ना। ठीक है, तो ठीक है, जुगाड़ से सही आंसर बोल सकते थे इसका, क्योंकि हालांकि अभी मैंने उसका प्रूफ नहीं दिया कि टेंशन वर्क क्यों जीरो होता है, वो भी प्रूफ आएगा इस चैप्टर में, है ना? लेकिन जुगाड़ से भी सही आंसर इसका बोल सकते थे तुम कि ठीक है यार, कहीं तो पॉजिटिव वर्क होगा, कहीं नेगेटिव वर्क हो रहा होगा, तो उसी के ऊपर नेगेटिव वर्क हो रहा होगा। ठीक है, आगे बात करें। ठीक है, तो अभी इसका मैं बी पार्ट पढ़ता हूँ, हालांकि मेरे ख्याल से मैंने स्पॉइलर दे दिया तुमको। बी पार्ट का देखते हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑन द मंकी अज्यूमिंग दैट मंकी क्लाइंब वेरी स्लोली। ठीक है, इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट एंड मंकीज हैंड्स डू नॉट स्लिप ऑन द रोप। तो अभी क्या है, ये रोप के रिलेटिव एच हाइट चढ़ गया है। इस प्रोसेस में मुझे क्या पूछा है, क्वांटिटेटिवली अभी पूछा है कि टेंशन का मंकी के ऊपर टोटल क्वांटिटेटिव वर्क कितना होगा। ठीक है, टेंशन फोर्स ऑन द मंकी अज्यूमिंग दैट मंकी क्लाइंब वेरी स्लोली। वेरी स्लोली मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा, अपने आप को ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके धीरे धीरे करके चढ़ रहा है। ठीक है ना? बिल्ली की तरह चढ़ रहा है, समझ गए? ओके, समझ गए क्वेश्चन क्या है? ये अभी क्वांटिटेटिव क्वेश्चन है, इसमें एच तुमको दे रखा है, डेटा क्या है, एच है और एम है। एच एम और जी के टर्म्स में आंसर निकालना है कि रस्सी ने मंकी पे टोटल कितना वर्क किया होगा अगर रस्सी के रिलेटिव वो एच हाइट चढ़ा। ध्यान रखना, रस्सी के रिलेटिव एच हाइट चढ़ा है। ठीक है, जल्दी से करो और जो भी आंसर है लिख के लॉक करो, तो फिर डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो अलग अलग आंसर्स आए क्लास में हम लोगों के। हाँ, अलग अलग आंसर्स आए, और इसका मतलब क्या, अलग अलग तरह की सिली मिस्टेक्स भी हुई। ठीक है, माइनस एम जी एच बाई टू और टू एम जी एच, -2 mgh। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें से सही वाला कौन सा है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से एनालिसिस करते हैं। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्लाइंब्स अप अ डिस्टेंस h रिलेटिव टू द रोप। h ग्राउंड के रिलेटिव नहीं है, ठीक है, रोप के रिलेटिव। और ये बात तो समझ में आ रही है कि मासेस आइडेंटिकल है दोनों तरफ, टेंशन आइडेंटिकल है। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन आइडेंटिकल होंगे। बहुत स्लो है तो ठीक है, नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन है, लेकिन वो भी आइडेंटिकल ही होगा, राइट? इसका मतलब क्या है, मंकी अगर मान लो y ग्राउंड के रिलेटिव y हाइट ऊपर चढ़ता है, तो ब्लॉक भी जो है ग्राउंड के रिलेटिव y हाइट ऊपर चढ़ेगा, इज इट? और अगर ब्लॉक y हाइट ऊपर चढ़ रहा है यानी रस्सी y हाइट नीचे आ गई होगी, और मंकी जो है ग्राउंड के रिलेटिव y हाइट ऊपर चला गया और रस्सी के पार्टिकल्स y हाइट नीचे चले गए, यानी रस्सी के रिलेटिव वो 2y ऊपर चला गया। आई बात समझ में के लिए? तो रस्सी के रिलेटिव वो 2y जा रहा है, जबकि ग्राउंड के रिलेटिव सिर्फ y जा रहा है। इसका मतलब है रस्सी के रिलेटिव वो अगर h जा रहा है, तो यानी ग्राउंड के रिलेटिव तो वो h/2 ही जा रहा है, इज इट? इसका ग्राउंड के रिलेटिव तो वो h/2 ही जा रहा है, राइट? ठीक है, तो अभी क्या है, अच्छा स्लोली जा रहा है, तो इसका मतलब टेंशन तो mg के बराबर ही होगा। ठीक है, और टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ और उसका हाथ जो है नीचे जा रहा है h/2, इज इट? बात समझ आएगी नहीं? क्योंकि ब्लॉक जितना ऊपर जा रहा है, ब्लॉक भी ऊपर h/2 ही जा रहा होगा, इज इट? क्योंकि ब्लॉक और मंकी के तो बराबर ही होगा डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से।
ब्लॉक h/2 पर जा रहा है, नहीं इसका हाथ जो है रस्सी के साथ मिला के क्यूमुलेटिवली वो h/2 नीचे जा रहा है और फोर्स जो है mg के बराबर लग रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा वर्क डन माइनस mg h/2। मैंने बोला था ना फंसाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है फंसा दिया ना, ठीक है। हाँ तो क्या लिखा मैंने, चलो इसको जल्दी से अभी इसका सोल्यूशन पढ़ दे रहा हूँ। क्या है, तो ए पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या, इमेजिन द क्लाइंबिंग प्रोसेस वेरी केयरफुली, सिंस द फोर्सेस ऑन द मिरर एंड द मंकी आर आइडेंटिकल, their motions are also identical, thus as the monkey climbs up the block moves up by the same distance, इसको मिरर को ही ब्लॉक बोल दिया बाद में मैंने, same distance and the rope must be passing to the left side over the pulley, तो ये जितना ऊपर जाएगा उतना रोप मेरा नीचे आ रहा होगा, ठीक है। thus monkey's hand holding the rope must be going down by exactly the same distance, मंकी का हाथ भी उतने डिस्टेंस नीचे जा रहा होगा इवन तो मंकी का बॉडी ऊपर जा रहा है, ठीक है। since the rope is not slipping relative to the hand, thus if the block goes up a distance y, the monkey's hand goes down by a distance y, रोप ऊपर y गया, उसका हाथ y नीचे आया, while the ठीक है, while the tension acting on it is mg upwards and work done in the process on the monkey क्या हो जाएगा, ग्राउंड फ्रेम से माइनस mg y हो जाएगा, तो बस अब y को सब्स्टिट्यूट करना है। Now in this process relative to the rope, monkey's head has risen a distance 2y, रोप के रिलेटेड 2y होगी, क्योंकि रोप y नीचे गया, मंकी y ऊपर गया, तो रोप के रिलेटेड 2y ऊपर चला गया, ठीक है। Thus 2y is equal to h and the required work done is delta w is minus mgy which is minus mg h by 2, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मेरे को हाथ का डिस्प्लेसमेंट कब चाहिए, जब उसने रस्सी को पकड़ा हुआ तब डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। इस प्रोसेस को अगर तुम पूरा शुरू से आखिर तक डायरेक्टली देखने लग जाओगे तो बहुत गड़बड़ कर दोगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी से वर्क डन का कुछ लेना देना नहीं होता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड है वो देखना है। तो यहाँ पर भी सिर्फ एक हाथ से नहीं पकड़ा, वो बारी बारी हाथ भी चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट कौन से देखने हैं, जब इस हाथ से पकड़ा तब इस हाथ का डिस्प्लेसमेंट देखना है, उस हाथ से पकड़ा तो उस हाथ का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो ये क्यूमुलेटिवली अगर दोनों हाथ से बारी बारी से पकड़ के जा रहा है तो क्यूमुलेटिवली जो है वो कितना मूव कर रहा है, तो क्यूमुलेटिवली वो h/2 नीचे मूव कर रहा है, समझ गए। वर्क डन के लिए वो क्यूमुलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमें देखना पड़ेगा। एक्चुअली तो सोचो थोड़ा थोड़ा जैसे पकड़ रहा है h1 h2 h3 h4 करके, तो माइनस mg h1 माइनस mg h2 माइनस mg h3 एक्सेट्रा ये सब करना है, अगर ग्राउंड फ्रेम से h1 h2 h3 ले रखें। बट वो मुझे पता है कि वो माइनस mg कॉमन लोगे तो अंदर ब्रैकेट में h1 प्लस h2 प्लस h3 एक्सेट्रा आ जाएगा, जो कि ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही हो जाएगा, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो क्यूमुलेटिवली माइनस mg h/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत समझ गए, ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से करने की प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट सही से लगाना, वर्क की डेफिनेशन के ऊपर है पूरा खेल। आ गया समझ में सभी को, ये क्लियर है, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा अभी ग्राउंड नहीं कवर किया, बट यहीं पे बच्चे गलती करते हैं कंसेप्चुअल, इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ठीक है, आगे सिंपल सा ही क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या लिखा है। A bob hangs in equilibrium from a string of length L, तो ये L लेंथ की स्ट्रिंग है और यहाँ से एक बॉब ऐसे टंगा हुआ, ठीक है। और फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, नाउ इट इज स्लोली पुल्ड टू एन एंगुलर पोजीशन थीटा, धीरे धीरे करके इसको एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगातार लगा के हम इसको थीटा एंगुलर पोजीशन पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, ओके। बाय ग्रेजुअली चेंजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स, धीरे धीरे से, ऑब्वियसली ये फोर्स कांस्टेंट नहीं हो सकता, अगर धीरे धीरे मूव करना है तो इस फोर्स को भी मेरे को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये mg और ये टेंशन को बैलेंस करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो ग्रेजुअली चेंजिंग फोर्स है हॉरिजॉन्टली, फाइंड पार्ट है वर्क डन बाय द हॉरिजॉन्टल फोर्स, में ये पता लगाना है कि इस फोर्स का वर्क डन कितना हुआ इस प्रोसेस में, ठीक है। और फिर क्या है दूसरा, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स mg इन द प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे कोई वर्कनीय थ्योरम वगैरह मत यूज करना, देयर इज एन इजी मेथड यूजिंग वर्कनीय थ्योरम, बट अज्यूम करके चलो अभी नहीं आती है तुमको वर्कनीय थ्योरम, ठीक है, ठीक है, फॉरगेट हो गया अभी, ठीक है। तो अभी इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन से कर सकते हो, क्या करोगे, वर्टिकल से फाई एंगुलर पोजीशन पे d फाई एंगुलर थिकनेस का डिस्प्लेसमेंट अज्यूम कर लो, राइट। और उसके अंदर देखो कि वो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो है उसमें एलिमेंटल वर्क कितना हो रहा है, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, जल्दी से करो ट्राई। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल फोर्स है तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन लगानी पड़ेगी, हमें एलिमेंटल वर्क निकालना पड़ेगा और एलिमेंटल वर्क को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, मान लो कि ये वर्टिकल से फाई एंगुलर पोजीशन पे आ गया और डी फाई फर्दर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये एल है तो एल डी फाई, तो इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, राइट। और फोर्स मेरा हॉरिजॉन्टल लग रहा है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वापस ये एंगल फाई नजर आ रहा होगा, जो एंगल रेडियाई के बीच में होता है वही एंगल मेरा टैंजेंट्स के बीच में होता है, राइट। या यहां से ऐसे, मैं क्या बोलूं, सीधा ही देख लो,
ये जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल है और ये यहाँ पे इसकी टैंजेंट है, तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, यानी जो टैंजेंट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है और इस पोजीशन पे जो टैंजेंट है, ये एंगल मेरा वही होगा ना जो रेडियस के बीच में एंगल है। समझ में आ रही है बात के लिए? तो ये जो है ये एंगल दोबारा से फाई हो गया। अब सवाल ये है कि फोर्स कितना है यहाँ पे, तो फोर्स के लिए मैं लामीज थ्योरम लगा सकता हूँ, राइट? तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सोचो इधर कोई फोर्स एफ लग रहा है, एफ अपॉन, अब इसको समझ में आ रहा है क्या एंगल होएगा? देखो एफ के अपोजिट जो है ये वाला एंगल होगा, राइट? तो ये 180 माइनस 5 होगा एंगल। समझ में आ रहा है क्या फोर्स लग रहा है? सोच के देखो, यहाँ पे एक टेंशन टी लग रहा है, एक नीचे mg लग रहा है और एक फोर्स एफ लग रहा है। तो एफ के अपोजिट जो एंगल है ये 180 डिग्री माइनस 5 दिख रहा है, ऊपर ये एंगल 5 है तो ये 180 माइनस 5 होने वाला है। तो एफ अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस 5। और ऐसे ही mg के अपोजिट अगर देखोगे तो ये 90 प्लस 5 है, ये एंगल दिख रहा है 90 डिग्री प्लस 5। तो mg अपॉन साइन 90 डिग्री प्लस 5। बस दो ही पार्ट्स लिखना काफी है, टेंशन पूछा नहीं तो जरूरत नहीं। तो इससे mg f क्या आ गया, f आ गया मेरा mg tan phi, राइट? तो mg tan phi तो मेरा फोर्स आ गया इनटू डिस्प्लेसमेंट ld phi, और इन दोनों के बीच में एंगल phi है तो इनटू cos phi। ये मेरा एलिमेंटल वर्क हो गया, राइट? अब एलिमेंटल वर्क को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो dw बाय द वे tan phi इनटू cos phi sin phi हो जाएगा। इसको उठा के इंटीग्रेट कर दो, phi वेरिंग फ्रॉम 0 टू थीटा, तो इंटीग्रेट कर दिया तो ये क्या आ गया mgl इनटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है? फिर एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें क्या पूछा है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स mg, उसको हम बिना इंटीग्रेशन के कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि mg एक कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स होता है तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, कांस्टेंट फोर्स है तो सीधे हम f डॉट s कर सकते हैं, राइट? या f टाइम्स s पैरेलल ले सकते हैं, राइट? तो देखो यहाँ पे, तो mg का वर्क निकालना है, तो mg तो मेरा नीचे की तरफ लग रहा है हमेशा, कांस्टेंट फोर्स मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, राइट? और s पैरेलल क्या हो जाएगा, तो देखो mg नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है mg के अगेंस्ट हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, राइट? और वो कितना डिस्प्लेसमेंट है सोच के देखो, ये डिस्टेंस l cos थीटा और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस l है, तो यानी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l माइनस l cos थीटा हो जाएगा। तो mg का वर्क क्या हो जाएगा, इसका मतलब mg का वर्क हो जाएगा s पैरेलल माइनस l इंटू 1 माइनस cos थीटा लिखा, माइनस साइन समझ में आया ना क्यों लगाया, बिकॉज इट इज एंटी पैरेलल टू mg, इसलिए माइनस साइन लगाया। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज एंटी पैरेलल टू, जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है एक्चुअली वो एंटी पैरेलल है, इसलिए। तो क्या हो गया, एस पैरेलल को लिखेंगे माइनस एल इंटू 1 माइनस cos थीटा, और बस तो क्या आ जाएगा मेरा वर्क डन, माइनस mgl इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स का वर्क आया था उसी का नेगेटिव मेरा ग्रेविटी का वर्क आ गया, ठीक है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आया समझ में इंटीग्रेट करके कैसे निकालो? ठीक है, सिंपल ही है क्वेश्चन, तो डायरेक्ट बस डेफिनेशन के ऊपर ही था, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम इन वन डायमेंशन। एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम का मैं प्रूफ देने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो उस प्रूफ को हम धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे हैं, पहले एक डायमेंशन में देखेंगे फिर मल्टीपल डायमेंशन में देखेंगे। तो देखो, मान लो कोई फोर्स है मेरा एफ एक्स, यानी एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है एफ एक्स ऑन अ बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद इनिशियल वेलोसिटी यूएक्स। तो कोई बॉडी भी एक्स डायरेक्शन में चल रहा है यूएक्स वेलोसिटी से, ठीक है? और फोर्स भी मेरा एफ एक्स है, तो एफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को वी डीवी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, राइट? तो एफ एक्स इज एम वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स। अब dx को इधर ले जाओ और इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, ठीक है? तो इंटीग्रल एफ डी एक्स क्या हो जाएगा, एम टाइम्स वी एक्स डी वी एक्स, और वेलोसिटी वेरिंग फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी ux टू फाइनल वेलोसिटी vx, राइट? समझ में आ रहा है क्या बनाया इंटीग्रेशन? तो इससे मेरे पास क्या आ गया, और ये तो क्या हो गया, ये तो वर्क डन बाय द फोर्स ही हो गया ना। तो इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर, सॉरी यू एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए, गलती से वी वाई स्क्वायर लिख दिया, दिस शुड बी वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर में से, ठीक कर लेना अपने नोट्स में, यू एक्स स्क्वायर, ठीक है? आया समझ में? तो 10, अच्छा बाय द वे इंटीग्रल एफ डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर वन डायमेंशन में फोर्स लग रहा है तो दिस रिप्रेजेंट द एरिया अंडर द एफ एक्स ग्राफ, राइट? एरिया अंडर द एफ एक्स ग्राफ क्या हो जाएगा, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है? पार्टिकल जो केवल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है और फोर्स जो हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग है, तभी एफ वर्सेस एक्स ग्राफ बनाने का कुछ मतलब है। 3D में अगर फोर्स लग रहा है तो उसके मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाने का कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है? तो आई होप दिस इज क्लियर, वर्क थ्योरम इन वन डायमेंशन, वर्क डन एक्स एक्सिस के अलोंग ही फोर्स लग रहा है तो वर्क डन जो है वो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ठीक है? ठीक है, ओके। अब क्या है, अब मैं जनरल वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करने वाला हूँ 3 डायमेंशंस लेके, ठीक है? तो कोई भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर 3D स्पेस में हो रहा है तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट को क्या कह सकते हो, उसको dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप लिख सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं? अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो तो उसका x y z कंपोनेंट अलग अलग से सोच ही सकते हैं, राइट? तो ये तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब मान लो फोर्स जो है पार्टिकल के ऊपर लग रहा है जो, वो है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप लग रहा है, ठीक है? मान लो ये फोर्स लग रहा है, तो एलिमेंटल वर्क क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड हो जाएगा, राइट? समझ में आ रही बात की नहीं? यही हो जाएगा ना छोटा सा वर्क डन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में एफ डॉट डी एस करोगे यही वर्क होगा।
समझ में आया? क्योंकि आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे से और के वाला के से, आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है, एक्सेट्रा, बस यही आएगा, राइट। अच्छा एफ एक्स क्या है मेरा, एम वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स, अभी अभी जैसे देखा। इसी तरह से एफ वाई क्या होगा, एम वी वाई डी वी वाई बाई डी वाई। इसी तरह से एफ जेड क्या होगा, एम वी जेड डी वी जेड बाई डी जेड, राइट। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स डी वी एक्स यू एक्स टू वी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एम तो कॉमन ही ले रखा है, वी वाई डी वी वाई यू वाई टू वी वाई, और इंटीग्रेशन ऑफ वी जेड डी वी जेड यू जेड टू वी जेड, और u मेरे इनिशियल वैल्यूज हैं और v जो है मेरी फाइनल वैल्यूज हैं। अगर ये स्टेप क्लियर है तो ही फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या ये स्टेप क्लियर है सभी को, ये वाली स्टेप क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तो सिंपल ही है, ये स्टेप के बाद तो तुम्हें पता है इसका इंटीग्रेशन स्क्वायर बाई 2 करके आएगा, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, इससे आएगा। अब कॉन टू भी सब इंटीग्रेशन में आने वाला है, उसको मैंने बाहर ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर क्या आएगा, बचेगा क्या, वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर माइनस यू जेड स्क्वायर। अब इसको मैं चाहूं तो इकट्ठे v वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लूं और u वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लूं, तो क्या आ जाएगा, m बाई 2 वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया, ये टोटल इनिशियल स्पीड का स्क्वायर हो गया और ये टोटल फाइनल स्पीड का स्क्वायर हो गया। तो बस तो क्या आ गया, m बाई 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, राइट। तो हमने फॉर्मली अभी प्रूफ कर दिया, वर्नली थ्योरम का फॉर्मल प्रूफ आ गया हमारे पास। क्या है, नेट वर्क डन बाय फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमने एक पार्टिकल के लिए प्रूफ किया, ठीक है, सिस्टम्स के लिए भी प्रूफ करेंगे, बट एक पार्टिकल के लिए हमने ये प्रूफ कर दिया फॉर श्योर कि कितना जो भी वर्क डन हो रहा है उस पार्टिकल पे, इररिस्पेक्टिव वेदर इट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और एनी आर्बिट्रेरी पाथ, टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो एक बार इस प्रूफ को मैं चाह रहा हूं सब लोग ध्यान से पढ़ लो, डिस्कशन में बोल दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका इनफैक्ट एक और भी प्रूफ है, वो पावर का यूज करके प्रूफ है, हालांकि मैंने पावर अभी डिफाइन नहीं किया है। पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, तो वर्क मेरा होता है एफ डॉट डी एस, राइट, वर्क डन होता है मेरा एफ डॉट डी एस, तो पावर क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एस बाई डी टी हो जाएगा, राइट, रेट ऑफ वर्क डन, यानी एफ डॉट वी मेरा पावर हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? अगर ये डेफिनेशन मैं यूज कर लूं पावर की, एफ डॉट वी वाली, इसका यूज करके मेरे को ये वेक्टर वेक्टर में मेरा पूरा प्रूफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा प्रूफ, वो मैं अभी डिफरेंट कलर का फॉन्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, फिर इरेज कर दूंगा बाद में, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ हाफ एम वी डॉट वी, ऐसा लिख सकता हूँ ना काइनेटिक एनर्जी को। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, डी के ई बाई डी टी क्या आ जाएगा, डी के ई बाई डी टी आ जाएगा तुम्हारे पास एम टाइम्स वी डॉट ए, इनफैक्ट हाफ एम टाइम्स वी डॉट ए प्लस ए डॉट वी। तो अब हाफ और वो दो दो टर्म सेम आते दिख रहे हैं, तो एम टाइम्स ए डॉट वी ऐसा लिख सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? क्योंकि क्या आएगा, सोच के देखो, हाफ एम और प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करोगे तो वी डॉट ए प्लस ए डॉट वी आएगा, राइट। तो वी डॉट ए प्लस ए डॉट वी तो ट्वाइस ए डॉट वी हो जाएगा, और हाफ और ट्वाइस तो खत्म हो जाएगा, तो यही आएगा ना, डी के ई बाई डी टी एम ए डॉट वी। और एम ए क्या है, ये हमको पता है मास टाइम्स एक्सीलरेशन फोर्स ऑन द पार्टिकल है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी क्या हो गया, एफ डॉट वी हो गया, राइट, विच इज नथिंग बट रेट ऑफ वर्क डन, राइट। समझ में आई बात की नहीं, सॉरी। तो समझ में आया कि नहीं? तो दिस इज योर डी डब्ल्यू बाई डी टी, ओके, ये डी डब्ल्यू बाई डी टी हो गया। तो डी के ई बाई डी टी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब डी टी दोनों तरफ कैंसिल कर दो, उसका क्या मतलब है, छोटा सा वर्क डन इक्वल टू छोटा सा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल वर्क डन इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में कि नहीं? तो दिस इज द शॉर्ट एंड स्वीट प्रूफ ऑफ द सेम थिंग। बाकी कंपोनेंट से ज्यादा समझ में आता है, बाकी ये भी मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ये बच्चों को कई बार थोड़ा सा ओपेक लगता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, बट आई होप दिस प्रूफ इज आल्सो क्लियर। जनरली मैं पहले यही वाला प्रूफ दिया करता था, बट आई थिंक ये पढ़ाने के हिसाब से ये ज्यादा एलिगेंट है जो मैंने आज दिया प्रूफ, ठीक है, फ्रॉम क्लेपनर। क्लियर है सभी को? ठीक है, ठीक है, तो प्रूव हो गया हम लोगों का क्या इस प्रोसेस से, नेट वर्क डन बाय फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये हमने एक पार्टिकल के लिए प्रूव कर दिया, ओके। अब पार्टिकल के लिए प्रूव हो गया, तो अभी हम क्या, अभी हम सिस्टम्स के लिए मूव कर सकते हैं। और इनफैक्ट जनरली हम जब भी लगाते हैं पार्टिकल के लिए, बहुत ही रेयरली कभी लगाओ तो लगाओ, बाकी जनरली हम सिस्टम से डील करते हैं, तो हमें बर्नौली थ्योरम हमेशा सिस्टम्स के लिए यूज करनी पड़ती है। तो वो कैसे एक्सटेंड करेंगे, क्या लिखा, सिंस अ सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल पार्टिकल्स एंड बर्नौली थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ईच पार्टिकल सेपरेटली, हर पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, पूरे सिस्टम एज अ होल के लिए भी हम बर्नौली थ्योरम लिख सकते हैं। क्या बनेगी स्टेटमेंट, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम बोथ इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल। ध्यान रखना, यहाँ पे कई बार बच्चे इंटरनल को इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं है, इंटरनल फोर्सेस भी वर्क कर सकते हैं। एग्जांपल मैंने दिया, बैठे बैठे हाथ हिलाना शुरू कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाथ में, इंटरनल फोर्सेस है, ठीक है।
तो नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दैट मींस इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्सेस का क्या मतलब है, पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर लगा रहे, सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसका वर्क और एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये डायरेक्टली फॉलो हो रहा है ना, हर पार्टिकल के लिए ट्रू है, तो पूरे सारे पार्टिकल्स के कलेक्शन के लिए भी ट्रू है ये चीज। समेशन ही तो लगाना है ना हर पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। Internal forces can do work. Think of a bomb blast or a person initially sitting still starts shaking or moving his limbs. ठीक है, तो internal forces work कर सकता है। अच्छा, sum of work done by internal force in a rigid body is zero because at every point particle interfaces forces are action reaction pairs and displacements are equal. ये भी important बात है, ध्यान से सुनना। कोई भी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या होती है, रिजिड बॉडी मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे के रिलेटिव मूव नहीं कर सकते, यानी बॉडी की अपनी शेप बनी हुई है एज इट इज, रिलेटिव मूव नहीं कर सकते, यानी कि रिजिड बॉडी के फ्रेम से अगर देखोगे तो कोई दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस आपस में चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो अभी क्या है, जहां पर भी दो पार्टिकल्स हैं, समझो ये पेंसिल ही है, पेंसिल के दो पार्टिकल्स हैं, तो दो पार्टिकल्स जहां पर भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दे रहे हैं, और किसी की तरफ पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट तो दो जुड़े हुए जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है ना, डिस्प्लेसमेंट सेम है और फोर्स अलग अलग है, यानी फोर्स जस्ट इक्वल एंड अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या है, एक के लिए एफ डॉट डीएस होगा तो दूसरे के लिए माइनस एफ डॉट डीएस होगा, तो इसका मतलब क्या है, एज अ पेयर वर्क जीरो हो जाएगा। आएगा समझ में कि नहीं? तो रिजिड बॉडी के लिए ट्रू है, इट इज नॉट ट्रू फॉर नॉन रिजिड बॉडीज। नॉन रिजिड बॉडीज में दो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है, फोर्स भले एक्शन रिएक्शन पेयर होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है। इमेजिन करो, सिंप्लिसिटी के लिए इसको, पेंसिल को ऐसा सोचो कि छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स से बनी हुई है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से करके छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स से बनी हुई है। अब ये चार्ज पार्टिकल्स अगर अपनी जगह पे फिक्स नहीं है, ठीक है, ये कोई रिजिड बॉडी नहीं है, तो एक पार्टिकल को अगर दूसरी तरफ खींच के ले जा रहे हो, एक पार्टिकल को वहीं रखो, चार्ज पार्टिकल को, बहुत सिंप्लिसिटी के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज इमेजिन करो, तो पॉजिटिव चार्ज को अपनी जगह फिक्स कर रखा और नेगेटिव चार्ज को खींच के दूर ले जा रहे हैं, तो इस केस में फोर्सेस तो इन दोनों चार्जेस पे इक्वल एंड अपोजिट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल है, तब इस केस में क्या, इंटरनल फोर्स का वर्क नॉन जीरो हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर का। आई बात समझ में नहीं? लेकिन अगर रिजिड बॉडी है तो फिर दोनों चार्ज पार्टिकल्स का अगर तुम देखोगे आपस में एक दूसरे के प्रति अप्रोच वेलोसिटी तो है नहीं, जो भी फोर्स है पार्टिकल्स का वो तो इनकी लाइन जॉइनिंग के अलोंग है, ठीक है, और लाइन जॉइनिंग के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी है नहीं, रिजिड बॉडी है तो क्या वेलोसिटी अप्रोच जीरो होगी पार्टिकल्स की, तो वेलोसिटी है नहीं लाइन जॉइनिंग के अलोंग और फोर्स लाइन जॉइनिंग के अलोंग है, तो इसका मतलब क्या है, पावर डेवलप्ड एज अ पेयर जीरो हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आएगी नहीं? तो रिजिड बॉडी के लिए ट्रू है, नॉन रिजिड बॉडीज के लिए ऐसा ट्रू नहीं है, ध्यान रखना। रिजिड बॉडीज के लिए ये स्पेशल प्रॉपर्टी क्या, एक्सटर्नल फोर्सेस का समेशन ऑफ वर्क डन इज जीरो। इसका ये मतलब नहीं कि इंडिविजुअल वर्क डन जीरो है, समेशन जीरो है। ऑब्वियसली इंडिविजुअल वर्क हो ही सकता है, जैसे इसी पेंसिल को मान लो मैं नीचे से ऊपर उठा के ले गया, तो अब लोअर हाफ के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है, किस वजह से आ रही है, इस पेंसिल को मेंटली दो हाफ में डिवाइड कर सकते हो ना, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, तो लोअर हाफ में काइनेटिक एनर्जी किस वजह से आ रही है, अपर हाफ के पार्टिकल्स ने लोअर हाफ के पार्टिकल्स के ऊपर तरफ फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है, इसलिए लोअर हाफ में भी काइनेटिक एनर्जी आ जा रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनल फोर्सेस वर्क नहीं करते, समेशन उसका जीरो हो जाता है रिजिड बॉडी के लिए, कहीं पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो कहीं नेगेटिव वर्क हो रहा है, उसका सम जीरो हो रहा है। समझ में आई बात? क्या लिखा, sum of the work done by internal forces on rigid body is zero because at every point particle interfaces the forces are action reaction pairs and displacements are equal along the line joining की बात है बेसिकली, ठीक है, along the line joining लिखना चाहिए था यहाँ पे। thus work done by action and reaction have opposite signs but the same magnitude, ठीक है, समझ में आ गया ये, क्लियर है रिजिड बॉडीज के लिए, ठीक है। ऑलराइट, सो आज इतना ही यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे फिर अगली क्लास में और कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, काफी कंसेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है। प्रॉब्लम्स में उतना फोकस मेरा नहीं है शुरू में, बाद में प्रॉब्लम्स भी करेंगे और प्रॉब्लम से ज्यादा जरूरी है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, ठीक है, उसके बाद तो प्रॉब्लम्स भी हो ही जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू।